भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, दीप्ति मैम, और जिन्होंने आज के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एनसी और कांग्रेस ने एक साथ जो अलायंस किया है और दूसरी तरफ एनसी का जो मैनिफेस्टो है उस पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। मैम, आपने कई तरह के सवाल उठाए हैं एनसी के मैनिफेस्टो पे, क्या क्या रीजंस हैं? देखिए, रीज़न बहुत कुछ है, क्योंकि जो उनका मैनिफेस्टो है एनसी का, उमर अब्दुल्ला एंड फैमिली का मैं कहूँगी पार्टी है उनकी, तो उनकी जो पारिवारिक पार्टी है, इसका जो मैनिफेस्टो है उसमें न केवल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरोध से कुछ चीज़ें लिखी हैं, उन्होंने मैं कहूँगी कि भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति और कश्मीरियत के विरोध में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो कश्मीर की जो एक इनबिल्ट जो हमारी एक संस्कृति है उसको भी मिटाने की, वहाँ से बिल्कुल उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। किस प्रकार से उन्होंने अलग झंडे की बात कही, उन्होंने कहा कि 370 दोबारा लेकर आएंगे, कैसे वो जिस तरह की उसमें बातें हैं उससे वो अलगाववाद चाहते हैं कि फैली में फिर से हो, वो चाहते हैं कि आतंकवाद को फिर से बढ़ावा मिले, और साथ के साथ वो चाहते हैं कि शंकराचार्य पर्वत का नाम और हरि पर्वत का नाम बदलकर तख्ते सुलेमान कर दिया जाए और दूसरा नाम कर दिया जाए। तो आप ये देखिए कि ये एक बेहद शर्मनाक बात है। वो क्या चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसको पूरी तरीके से मिटा दिया जाए। मैम, अभी आप संस्कृति की बात करें कि उनके द्वारा नाम जो है वो चेंज करने की बात मैनिफेस्टो में रखी गई है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी का राज यूपी में चला है उस दौरान वहाँ पे भी कई जगहों के नाम जो है वो चेंज किए गए हैं। अब प्रयागराज नाम रखा गया है, पहले इलाहाबाद था, नाम चेंज किया गया है। तो क्या वहाँ पे संस्कृति को नहीं बदला गया है? मैं बताती हूँ आपको, वहाँ पर संस्कृति को किस प्रकार से वहाँ पर वापस उसको बनाया जाए उसका कोशिश की गई है। मैं आपको प्रयागराज का एग्जाम्पल बता दूँ कि इलाहाबाद भी नाम बदला गया था। इलाहाबाद से पहले वहाँ का नाम प्रयागराज ही था, वो एक्चुअली प्रयाग ही है। तो गंगा जमुना सरस्वती हम कहते हैं और सरस्वती हमें दिखती नहीं, तो प्रयागराज है वो, इसीलिए उसका नाम प्रयागराज है। तो वो तो नाम बदला था, वापस से उसकी संस्कृति कैसे लौट कर आएगी और कैसे वो सांस्कृतिक चीज़ें जो बदल दी गई थी वो अपनी संस्कृति को हम बचा कर रखें, तो उसकी कोशिश उत्तर प्रदेश में की गई है, ना कि नाम बदला गया है। जी जी जी। फिलहाल अगर बात की जाए, यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे। लोकसभा के इलेक्शंस के दौरान देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कश्मीर में कैंडिडेट्स नहीं उतारे गए। दूसरी तरफ अब जब ये इलेक्शंस होने वाले हैं विधानसभा के, तो उस दौरान भी कश्मीर में खास कैंडिडेचर जो है वो नहीं देखने को मिला है। खास कैंडिडेट्स वहाँ पे नहीं, ज़्यादा अमाउंट में नहीं उतारे गए हैं। क्या रीज़न है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ थोड़ी सी डरी हुई है या फिर एक्सेप्टेंस नहीं है भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये सब हमारे यूटीज़ बनने के बाद जिस प्रकार से हमने देखा है कि कितना बदलाव आज जम्मू कश्मीर में हुआ है, लोग उसका समर्थन भी करते हैं। किस प्रकार से जिनको वोटिंग राइट नहीं था, आज उन सेक्टर्स में हमें वोटिंग राइट भी उन लोगों को मिला है जिनको यहाँ कोई बहुत सारी चीज़ें थी। हमारी बेटियों को जो शादी बाहर कर लेती थी उनको कुछ यहाँ पर राइट्स नहीं थे प्रॉपर्टी के, आज वो सब चीज़ें में बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है। तो लोगों की एक्सेप्टेंस है और भारतीय जनता पार्टी को जहाँ जहाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं वो जीत कर आएंगे, लेकिन जहाँ नहीं लड़ रहे हैं, जहाँ की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है पार्टी का जो हमारा जो चुनाव को पूरा देख रहे हैं वो ज़रूर देखेंगे। जहाँ पे अच्छा कैंडिडेचर उनके पास होगा पार्टी के पास, वो लेकर आएंगे और लड़ेगी पार्टी। सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो भी अब इस कैंपेनिंग को लीड करने वाले हैं, क्या आपका जवाब रहेगा उस पर? देखिए, राहुल गांधी तो ऐसे व्यक्ति हैं, मैं कहूँगी कि जिनके शायद पासिंग मार्क्स भी नहीं आते। 33% पासिंग तो हुए नहीं, उनकी कोई सरकार मेजॉरिटी में तो आई नहीं, तो 33% भी उनके नहीं आए हैं मार्क्स। मैं कहूँगी कि पास भी नहीं हुए हैं वो अपने जिस एग्ज़ाम को उन्होंने दिया था, चुनावी एग्ज़ाम को। तो वो मार्क्स ना आते हुए भी वो इतना बवाल करते हैं, इतना खुश हो जाते हैं, उनको लगता है उन्होंने पता नहीं क्या जीत लिया है, तो किले फतेह कर लिया है। तो वो अगर यहाँ आ भी जाएंगे तो क्या बहुत कुछ कर लेंगे। वो तो जैसे कि दूसरे प्रदेशों में भी हुआ है, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत गई और कांग्रेस वहाँ पर 0 आई और हर सीट पर 70 की 70 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, तो भी कांग्रेस पार्टी खुश है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे आई। ऐसे ही बंगाल में टीएमसी जीत गई, कांग्रेस पता नहीं तीसरे चौथे नंबर पे आई, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे आई, इसलिए राहुल गांधी खुश है। तो राहुल गांधी की तो देखिए वो अपनी जो सक्सेस है उससे खुश नहीं होते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी कैसे दूसरे नंबर पे आए, केवल वही उनके लिए एक सक्सेस रेट है।
तो उनके आने ना आने से उनका कोई ना यहाँ कोई आधार है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अभी बंगाल की बात कर रहे थे। हाल ही में पूरे देश ने विटनेस किया कि बंगाल में क्या कुछ नहीं हुआ। वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी में लड़की के साथ कुछ इस प्रकार का कृत्य होता है जिसे सुनाते हुए भी रूह कांप जाती है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ऐसी जगहों पर जब देखती है जहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, इस तरह के मामलों को भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर उनका पुरजोर विरोध भी करती है। दूसरी तरफ मणिपुर जैसे इलाके जहाँ पर ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का राज है, उसमें वहाँ पे क्लोज्ड लिप्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्या रीज़न है उसका? देखिए, अब आप देखिए ये जो घटना है, जब हम मणिपुर की बात करते हैं तो वो एक अलग घटना है। वो अलग घटना क्यों है मैं आपको बताऊं। वो आपस में विवाद कम्युनिटीज़ का विवाद है, वो कम्युनिटीज़ का विवाद है, वो ट्राइब्स का विवाद है, वो एक अलग विवाद है। लेकिन जब आप यहाँ बात करते हैं तो एक वर्किंग विमेन है, वो एक आम महिला है। आप वर्किंग है, मैं वर्किंग हूँ, यहाँ कोई भी प्रोफेशनल है, वो एक वर्किंग महिला है। वो अपने वर्क प्लेस पे जा रही है, उसका एक बहुत सेफ जोन है, वो काम करने ही जा रही है। अगर मैं अपने घर में या मैं अपने काम की वर्क प्लेस में सेफ नहीं हूँ तो मैं कहाँ सेफ हूँ, आप ये बताइए। तो अगर ऐसी जगह पे कोई घटना होती है और उस पर आप देखिए कि जो आप कह रहे हैं कि टाइट लिप्ड हैं और शट है, वो कौन है? वो वही लोग हैं जो वैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मणिपुर के बारे में बात करते हैं और प्रदेशों के बारे में, देश विदेश, गाजा पट्टी वहाँ की बात करते हैं, लेकिन ना उन्हें यहाँ के कश्मीरी पंडित दिखते हैं कि किस प्रकार से वो अपने देश में शरणार्थी बने हैं, और ना ही उन्हें बंगाल की घटनाएं दिखती हैं, ना ही उन्हें कोई और दूसरे अपने प्रदेशों में हुई भी घटनाएं दिखती हैं। आपने अभी बात की थी 33% की, तो याद आया कि 33% रिजर्वेशन जो है वो औरतों को मिला है, पर कोई 35 प्रत्याशी जो हैं वो उतारे गए हैं इस लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनावों में, जिसमें गिन चुनकर सिर्फ एक महिला है। तो आपको क्या लगता है कि खुद ही अपनी बात को जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी? जहाँ पे कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर जगह बेटी को आगे लाने की बात होती है, वहाँ पर जब सीट्स की बारी आती है, इलेक्शन लड़ने की बारी आती है, तब सिर्फ एक महिला को मौका क्यों दिया जाता है? बाकियों को भी देना जरूरी कितना है? देखिए, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये मोदी जी कहते हैं और उसको करते भी हैं, क्योंकि मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है एकमात्र जिसने फर्स्ट पार्टी जिसने अपनी पार्टी के अंदर 33% आरक्षण महिलाओं के लिए किया है। हमारी पार्टी की जो मेन बॉडी है उसमें 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम है जिसके बारे में सब लोग केवल कहते थे, करता कोई नहीं था, लेकिन आज वो 33% आरक्षण जो है पार्लियामेंट में और हमारी विधानसभाओं में वो लेकर कौन आया? वो मोदी जी लेकर आए और आज वो पास हुआ है, वो बिल बना है। इससे इस कैंडिडेचर का मैं आपको वही बता रही हूँ, वो हुआ है। लेकिन उसके बाद जब हम बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर चुनाव की, तो इसमें हमारी एक सीट हमारी बेटी को मिली है, वो हमारी छोटी बहन है। बड़े उसकी परिवार ने भी बहुत सारा एक दुख झेला है, देखा है किस प्रकार से उसके घर में हत्याएं हो जाती हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि वो बेटी हमारा चुनाव लड़ रही है, उसका समर्थन सबको करना चाहिए। और पूरे अभी सीट्स और आनी हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी कुछ अपॉर्चुनिटी महिलाओं को मिलेगी। और जब चुनाव हम लड़ते हैं तो वो विनेबिलिटी के लिए लड़ते हैं, यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर विनेबिलिटी का है। तो जब 33% का एक आरक्षण होगा, जब एक सीट होगी कि हाँ यहाँ से केवल महिला चुनाव लड़ेगी, तो वहाँ महिलाओं को लड़ना आसान है। लेकिन जहाँ पर विनेबिलिटी की बात आती है तो देखा जाता है कि कौन विनेबल सीट है, क्योंकि चुनाव लड़ना, जीतना, सरकार बनाना महत्वपूर्ण ज़्यादा होता है। महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें और बहुत कुछ रहेगा, सरकार बनेगी तो बहुत कुछ मिलेगा, और मोदी जी उसका ध्यान रखते भी हैं। और मेरा ये आखिरी सवाल रहेगा, देखिए जम्मू कश्मीर में 2022 में टारगेटेड किलिंग्स एक के बाद हुई हैं। उस दौरान जो ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ थे उसमें कई सारी महिलाएं भी थी। उनका ये कहना था कि हमारे लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बना दी जाए ताकि उस ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत हमें वहाँ पर कश्मीर में काम करने में आसानी हो। बट उस ट्रांसफ़र पॉलिसी का फ़िलहाल कोई अता पता नहीं है। वो औरतें अभी भी इंतज़ार कर रही हैं, वो लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें संरक्षण जो है वो प्रदान होगा। तो आप उसका कोई जवाब दें। देखिए, बहुत ही आपने यहाँ का इंटरनल कोर इशू बताया है, और ये और मैं बता दूं कि एक टोकने के लिए माफ़ी चाहूँगी, पर ये मामला हाईलाइट हुआ था जब एक महिला की टारगेटेड किलिंग हुई थी, वो भी एक स्कूल टीचर थी, उनका नाम था रजनी बाला। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा तो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है, और जम्मू कश्मीर में जैसे ही यहाँ पर चुनाव होगा हम जीत कर आएंगे तो ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और मुझे लगता है कि यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, 4 बजे हम लोकल
मुद्दों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करते हैं, तो वो ज़रूर आपको इस विषय पे एक अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम इसको कब और किस तरीके से इसको करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हम सरकार में आते ही इस पर ज़रूर संज्ञान लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ महिला मोर्चा की नेशनल जनरल सेक्रेटरी। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाज़त। तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। साक्षी सानी की रिपोर्ट, जम्मू।